हेलो। हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। Am I audible? Am Yes, I sir. audible? Okay, okay. Actually, due to some departmental meeting, it has been delayed. Okay. Okay, so now I'm just going to share you the tutorial sheet, and if you have any kind of problem, then you may कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें डिस्कस करने हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आपके भी कुछ इश्यूज होंगे तो वो लोग आप भी बता सकते हैं, ठीक है। ट्यूट 2 में ट्यूट 1 में ट्यूट शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, ट्यूट शीट शेयर हो रही है बेटा सभी को? हेलो, ट्यूट सभी को शेयर हो रहा है? Yes, ठीक है। तो प्रीवियस जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? कैन एनीवन विल टेल? कहाँ तक हो गया था हमारा? हेलो, सेकेंड ट्यूटोरियल में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? जो आपका 15 जून को हुआ था ट्यूटोरियल लास्ट, कहाँ तक हो गया था हमारा पोर्शन इसमें? न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल थियरी के पार्ट हमने करा दिए हैं आपको ऑलमोस्ट सारे ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो ही गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं जितने भी थियोरेटिकल पार्ट हैं। इवन सर ये क्वेश्चन फर्स्ट 9 सेकंड, तक हो गया। अच्छा 9 तक हो गया है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। 7th मैंने करा ही दिया था। सर 10th भी हो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। जस्ट वेट। Okay, if we talk about the सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन गिवन था करंट डेंसिटी का, और इसमें आपको रेडियस गिवन थी। ठीक है, और आपको टोटल करंट फाइंड करनी थी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हम आपको शायद बता भी चुके हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस हो जाएगा। डीएस की वैल्यू आप रो डी रो डी फाई रख देंगे, एंड रो की लिमिट आप रेडियल एक्सिस से आप 0 से 4 mm तक ले जाएंगे लिमिट। ठीक है, और फाई आपका 0 से 2 पाई तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आई थिंक ये हमने आपको बता दिया होगा पिछले टर्म पे, ये बता दिया था बेटा सभी को? यस सर। बताइए। ठीक है। तो ये सर 10th क्वेश्चन आपका, तक बता दिए थे। अच्छा 10 तक हो गया है। 8th हो गया था? 8th, यस 8th सर। क्वेश्चन हो गया था, रिलैक्सेशन टाइम एंड ये वाला पोर्शन जो है। 8th आपका दो पार्ट में है, एक तो है फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर सिल्वर। ठीक है, इट्स कंडक्टिविटी इज गिवन एंड यू नीड टू कैलकुलेट इट। तो सिग्मा आपको जो है डायरेक्टली उसमें टॉ की वैल्यू जो है डायरेक्टली हमने बताया था कि फॉर्मूले से आपका निकल आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया होगा, ये क्वेश्चन ने करा दिया था। इसके बाद हमने बताया था शो दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी डिकेज टू 36.78%। ठीक है, तो इसका भी जो हमने केस था ये आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने आपको बताई थी। सी
तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने बताया था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। उसके बेसिस पे आपका ये जो सेकंड पार्ट है एट्थ का, ये हो गया होगा, ये हमने करा दिया था आपको, ठीक है। और जो बच्चे कुछ पिछले टर्म पे नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हो सकता है पिछले टर्म पे ना रहे हों, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके हैं नहीं बेसिकली। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम निकालना है सिल्वर का, जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा आपको गिवन थी, तो इसमें सीधे आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है, टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई सिग्मा। देखते पहला वाला जो पार्ट है, ये वाला, एक मिनट, इसमें जो पहला पार्ट है आपका, दैट इज दिस, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई सिग्मा, ठीक है। और एप्सिलॉन इज योर, आप एप्सिलॉन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिग्मा आपको गिवन है। एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आपका निकल आएगा, ठीक है। दैट इज 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, ठीक है। बेसिकली 10⁹ को आप ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁹ हो जाएगा, 4 पाई इंटू 9 विल बी 36 पाई। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिग्मा आपको गिवन है, सिग्मा आपको ये गिवन है 6 पॉइंट दिस। तो सीधे आप रिलैक्सेशन टाइम टाउ निकालेंगे, दोनों वैल्यूज रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, एक मिनट, ठीक है, 10⁻⁹ बाई 36 पाई अपॉन हो जाएगा आपका 6.17 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया था, सो दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी डिकेज टू 36.78% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, एट टाइम इक्वल्स टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें आपको क्या लगाना है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को यूज करना है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, जो रिजल्ट निकल के आया था एज पर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, रो वी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि इतना हो जाएगा, रो वी की वैल्यू इतनी नीचे आ जाएगी एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, रो नॉट है, ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे। तो रो वी जो है रो नॉट से इतना परसेंट कम हो जाएगा जब टाइम, जो नॉर्मल टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल होगा। तो जब टी आपका टॉ के इक्वल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं रो वी जो है वो रो नॉट इंटू ई की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रो वी इज इक्वल टू आ जाएगा रो नॉट बाई ई, और 1/e को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव यू रो नॉट इंटू 0.3678, ठीक है। और ये जो 0.36 को परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ रो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 36.78 इंटू रो नॉट, परसेंटेज में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि रो वी जो है रो नॉट का 36.78% कम हो गया। तो ये आपका प्रूफ है, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आ जाएगा। तो एट के दोनों पार्ट से दोनों हमने करा दिए। एक में आंसर आपका टॉ की वैल्यू हमने निकलवाई, ये आ गया, और एक में हमारा आंसर आ गया नीचे जो हमने ये निकलवाया, जो प्रूफ कराया है, तो प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 था, दैट इज डिड्यूस द बाउंड्री कंडीशन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम आपको करवा चुके हैं क्वेश्चन, बाउंड्री कंडीशन मैंने निकलवाया है आपको, ठीक है, क्लियर है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं वो कंडीशन बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस हमने आपको सारी बताई हैं,
ठीक है। तो पहले तो यहाँ तो खैर बाउंड्री कंडीशन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं क्लास में। ठीक है। इसके बाद जो आपका 10th क्वेश्चन है, 10th हो गया था बेटा? मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. इंटेंसिटी निकालना था इस पॉइंट पे, ड्यू टू ए करंट Okay. कैरिंग कंडक्टर दिस। ठीक है, 2 पाई इंटू ए जेड। ठीक है, ये ए जेड है, ध्यान रखिएगा, दिस इज योर ए जेड। ठीक है, एम्पियर मीटर प्लेस्ड एट P1 दैट इज 002। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको आई डॉट डी एल आपको गिवन था, किसी इस पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। ठीक है, जो कि ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर दिस इज प्लेस्ड एट P1। तो P1 और P2 ये दो पॉइंट हैं, कि ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, एक स्मॉल लेंथ के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए कि स्मॉल लेंथ के लिए हम लेते हैं जैसे डीएल लेंथ, तो इसके केस में अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा आई डी एल। ठीक है, और आई डी एल की वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई ए जेड। ठीक है, स्मॉल लेंथ के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी एल, और कंप्लीट लेंथ के लिए निकालेंगे तो P1 से P2 इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, P1 से P2 आई डी एल। क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आपका, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। एच की वैल्यू क्या होती है Sir, बताइए? 1/4 pi IDL R upon R cube. ये आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। ठीक है, और B की वैल्यू आपकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होती है? B की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इनटू इनटू क्या होता है बेटा? आइडियल साइन थीटा। बताइए, हेलो? साइन थीटा बाई IDL आर, sin theta upon R आर स्क्वायर है ना, R cube. आर क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। थीटा हमारा ये एज ए 90 डिग्री काम करेगा। ठीक है, तो ये आई थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो साइन 90 हो गया ये, और आई डी एल की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आप रख देंगे 10⁻⁷। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, तो ये यहाँ आ जाएगी इसकी जगह पे। और आइडियल साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो गया, और लिमिट आप जो लगाएंगे तो P1 से P2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? P1 से P2। ठीक है, P1 आपका ये गिवन है, P2 आपका ये गिवन है। ठीक है, क्लियर है? ये लिमिट हो जाएगी। ठीक, और आर क्यूब की जगह पे आप क्या रखेंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कि P1 से P2 का डिफरेंस पहले निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर अगर निकालेंगे P1 P2, जब वेक्टर ऑफ P1 और P2 निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। इसका किसका डिफरेंस? इसका माइनस इसका, सॉरी P2 माइनस P1, देन इतना माइनस इतना, देन इतना माइनस इतना। फिर इसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड निकालेंगे तो √4² प्लस 2² प्लस 2²। तो इससे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, yes. ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ बताया था आप लोग को। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक के क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बताइए बेटा। No. अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको उस पे नोट पैड पे कर उस पे बता दे रहा हूँ करके। 1 मिनट वेट करिएगा। जस्ट वेट। जस्ट वेट बेटा, 1 मिनट। मैं ये कह रहा था, जैसे आपको पता है
एक पॉइंट P1 गिवन है, एक पॉइंट P2 गिवन है, ठीक है। P1 से P2 तक की आपको वैल्यू एक लाइन के थ्रू पता है, ये P1 है, ये P2 है, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग लाइन है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। P1 के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बेटा, बताइए। P1 के कोऑर्डिनेट क्या है? सर 002 002। और P2 के क्या है? 420 420, ठीक है, 420, ठीक है। और आईडीएल की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 pi AZ 2πAZ, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है ये। आपको पता है हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P2 ना, एट पॉइंट P2 यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 पे निकालना है। P2 यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो DH होती है बेसिकली 1/4 पाई इंटू IDL क्रॉस R बाई R³ होती है, ठीक है। ये जो है ये R वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आप H निकालेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट ले लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट लेंगे तो इधर H आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/4 पाई इंटीग्रेशन IDL, ठीक है, इंटू, एक मिनट, हाँ, इंटीग्रेशन IDL अपॉन यहाँ R³ और यहाँ R वेक्टर, ठीक है। अब आप देखिए मैं कहना क्या चाह रहा था, ये जो 1/4 पाई है 1/4 पाई ही रहेगा, और ये जो लिमिट आप लगा देंगे P1 से P2 की लगाएंगे, तो P1 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 0 0 और 2, और P2 यहाँ पे आएगा, दैट इज 420। ये P1 P2 क्या है? ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो और आईडीएल की वैल्यू आपको गिवन है, आईडीएल आप यहाँ रख दीजिएगा, दैट इज 2 पाई इंटू AZ, ठीक है। मॉड आर की वैल्यू भी हम बताएंगे कैसे निकलेगा। वेक्टर आर जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? वेक्टर आर निकालने के लिए P1 देख लीजिए, P1 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 इंटू AX कैप प्लस 0 इंटू AY कैप प्लस 2 इंटू AZ कैप। P2 के कोऑर्डिनेट है 4 इंटू AX कैप प्लस 2 इंटू AY कैप प्लस 0 इंटू AZ कैप। तो अगर आप P1 P2 वेक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा P2 माइनस P1, दिस विल बी P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 निकालेंगे तो 4 माइनस 0 इज 4, और यहाँ 2 माइनस 0 इज 2, और यहाँ 0 माइनस 2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस होगा, तो -2 AZ कैप, ठीक है। ये आपका हो गया मॉड वैल्यू। अब इस, सॉरी, वेक्टर वैल्यू। अब इसकी मॉड वैल्यू निकाल लीजिए, तो मॉड में क्या होगा? अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ AX का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AY का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AZ का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 4 24 आ जाएगा, अंडर रूट 24, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आर की वैल्यू जो नीचे वाला है, ठीक है, ये आर है। इसका क्यूब करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा आपका 1 अप, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें एच निकालना है हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो ये 1/4 पाई है, ये यहाँ रहेगा 1/4 पाई। आईडीएल की जगह हमारा 2 पाई AZ है, ठीक है। तो दिस इज P1 मीन्स 002 से लेके P2, दैट इज 420, क्लियर। और आर की वैल्यू आप लोग रख ही लेंगे, आर की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, तो बेसिकली हो जाएगा 2 पाई AZ, एक ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट, और वेक्टर आर की वैल्यू हो जाएगी क्या? 4 AX कैप प्लस 2 AY कैप
-2 AZ कैप, ठीक, अपॉन में क्या आएगा r³ की वैल्यू √4 का क्यूब, तो मुझे सही आ जाएगा 4 √24 अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये AZ है, यहाँ AZ वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा ना। ये देखिए, इसको सारे कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा। फिर आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, लिमिट रखेंगे, ठीक है। लिमिट कहाँ है, ये x1 y, ये p1 से लेके p2 तक की लिमिट, ठीक है। क्लियर है बेटा, कर लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे जो यस लिमिट सर। है ना, यहाँ पे जो लिमिट रखेंगे आप, कायदे से देखा जाए तो AZ की ही लिमिट रख पाएंगे, क्योंकि AZ ही कंपोनेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी एक्स वाई कंपोनेंट आपके यूनिट वेक्टर में तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मली आप एक्स वाई कंपोनेंट आपके हैं ही नहीं, तो आप रखेंगे कैसे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके आगे आप लोग इसको कर लीजिएगा, हमने आपको बता ही दिया है पूरा प्रोसेस इसमें। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, इसी सीक्वेंस में, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 11th, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हो गया होगा सभी का। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ाया है आप लोग को, 11th क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। इसके बाद 12th है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ये भी कराया है मैंने। फिर है 13, डिस्कस एंड डिराइव मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये भी करा दिया है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दोनों वेक्टर पोटेंशियल मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक वेक्टर और मैग्नेटिक स्केलर दोनों हमने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये भी हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगर आप 14 देखेंगे तो एक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इज रिसीव्ड एट द टू द आयरन एयर बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री इन एयर, ठीक है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ आयरन इज 350। कैसे करेंगे इसको, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको ये अभी पढ़ाया था मैंने, जब टेंजेंशियल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन बता रहे थे मैग्नेटिक वेक्टर में, तब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan θ1/tan θ2 इज इक्वल टू μ1/μ2, याद आ रहा है, बताइए। जहां हम बाउंड्री के थ्रू, जब हमारी लाइंस, रिफ्लेक्टेड लाइन और रिफ्रैक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट पास हो रही थी बाउंड्री से, तो हमने आपको वहां पे tan θ1/tan θ2 निकलवाया था, μ1/μ2, याद आ रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, तो ऐसे याद नहीं आ रहा होगा शायद, पढ़ाया था मैंने, ये दिखा रहा हूँ मैं। ओके, हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है बेटा, बाउंड्री कंडीशन यानी मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। हेलो, ये शेयर हो रहा है सभी यस को। सर। ये देखिए यहाँ, यस ये सर। मैग्नेटिक फील्ड का ही क्वेश्चन है, देखिए बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड। ये हमने जब आपको निकलवाया था, एक तो ये हमने नॉर्मल कंपोनेंट निकलवाया था, जिसमें हमने बताया था दोनों बराबर आ गए थे, bn1 बराबर bn2। फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाला था। नॉर्मल के लिए हमने दोनों चीजें निकाली थी, बी और एस दोनों, ये देखिए एच वाला कंपोनेंट डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा था, और फील्ड वाला कंपोनेंट हमारा, ये हमारा जो है इक्वल आ रहा था, ठीक है, नॉन डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमने टेंजेंशियल कंडीशन निकाली थी, टेंजेंशियल के लिए आप देख सकते हैं ST1 ST2 के बराबर आ गया था, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, और बी की वैल्यू भी निकाली थी। इसके बाद जो हमने ये निकाला था, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो हमने बताया था आपको कि एक हमारे पास ये इंटरफेस है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे,
ये हमारा एक मीडियम ये है, दिस इज योर म्यू वन मीडियम, दिस इज योर म्यू टू मीडियम, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की बात करें तो एक फील्ड कंपोनेंट नॉर्मल आ जाएगा, एक फील्ड कंपोनेंट हमारा टेंजेंशियल आ जाएगा। तो टेंजेंशियल इसी पे लाई करेगा, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हमने वैल्यूज निकाली थी इन टर्म्स ऑफ tan θ1 एंड tan θ2, दोनों इंटरफेस से होते हुए, ठीक है। तो ये देखिए tan θ1 बाई tan θ2 हमारा μ1 बाई μ2 आया था। इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिख रहा है सभी को? tan θ1 बाई tan θ2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी पे है। आयरन का इंटरफेस दिया हुआ है ये, ठीक है। और आपको एंगल्स गिवन हुए हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, दोबारा मैं इसी क्वेश्चन पे बैक आता हूँ। देखिए दिख रहा है बेटा सभी को? 14th क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इज रिसीव टू द आयरन एयर बाउंड्री, ठीक है। आयरन एयर बाउंड्री इज व्हाट, इसमें बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए आयरन एयर बाउंड्री है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमारी बाउंड्री है, दिस इज योर बाउंड्री, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट। अब इस पे देखिए इन्होंने कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इज रिसीव्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आपको रिसीव हो रही है कहाँ पे? इस बाउंड्री पे, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी, दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, ठीक। और द सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ज्ञात करना है, मतलब ये आपको फाइंड करना है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, दैट इज थीटा आर। और थीटा आई आपको गिवन है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एट द बाउंड्री इन एयर, यहाँ पे, ठीक है। सो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज 350। रिलेटिव परमेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 350 दिया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 350। एक आपका मीडियम एयर है, एक आयरन मीडियम है, ये आयरन मीडियम है, और ये आपका एयर मीडियम है, ठीक है। तो एयर के लिए परमेबिलिटी तो 1 होती है, ये सभी को पता है। तो इसको अगर मैं μ2 मान लेता हूँ, इसको मैं μ1 मान लेता हूँ, तो आपको फॉर्मूला पता है tan θ1 बाई tan θ2। θ1 एग्जैक्टली क्या है? इंसिडेंट एंगल, थीटा आई लिख देता हूं मैं। और दिस इज tan थीटा आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2। μ1 आपका एयर के लिए, μ1 आपका आयरन के लिए है, और μ2 आपका एयर के लिए है, ठीक। क्योंकि एयर इंटरफेस लिखा ना, आयरन एयर बाउंड्री, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली थीटा आई की वैल्यू आपको इंसिडेंट एंगल दिया है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री अपॉन tan थीटा आर, ये आपको निकालना है, रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना है। देखिए इज इक्वल टू म्यू वन आयरन का गिवन है, बताइए रिलेटिव परमेबिलिटी विद आयरन इज गिवन है ना 350, तो यहाँ 350 लिख दीजिए, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एंगल आपको वो सॉरी μ2 आपका एयर है, तो एयर के लिए 1 हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो tan थीटा आर हो जाएगा tan 60 बाई 350। सही है बेटा? बताइए यस सही सर। है? बताइए जरा आंसर कितना आएगा? आंसर जरा बेटा बताओ क्या आएगा, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सर हेलो, थीटा की वैल्यू 0, सर थीटा आर की वैल्यू 0.28 आ रही है। थीटा आर कितनी आ रही? 0.28। यस सर। अच्छा ठीक है, 0.28 आ रही है, दैट इज करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का यही आ रहा है? सभी का यही आ रहा है?
अरे सुनो सर। हाँ। बच- हेलो। हेलो। कितना आया बेटा थीटा की वैल्यू? थीटा आर की वैल्यू कितनी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आ रही है सर। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? कितनी वैल्यू आ रही बता तो दीजिए। सर 0.28। 0.28। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया बेटा ये 14th। ठीक है। यस इसके सर। बाद आता है 15th क्वेश्चन पे, स्टेट मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टेंजेंशियल टू द बाउंड्री, ये निकालना है। ठीक है। तो तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है एंड इसको डिराइव करना है एक्सप्रेशन किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टेंजेंशियल टू द बाउंड्री। ये हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है। पहले बताना है कि मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है, उसके बाद आपको डिराइव करना है। ठीक है। ठीक है ना? ओके। हाँ, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों कंपोनेंट्स निकलवाए हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, हमने आपको नोट्स में भी भेजा हुआ है। इसका 16th है, मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस करना है इंटीग्रल फॉर्म में एंड गिव दियर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यही क्वेश्चन हमने आपसे बोला था कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। आई थिंक और सारे क्वेश्चन, और तो किसी में बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए। ये सब नो सर। क्वेश्चन में और अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। मैं एक मिनट शेयर कर दे रहा हूँ। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से करेंगे, इसको एफर्ट करिए। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लाइक स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, स्टेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। राइट एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ इन डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, what do you understand by Biot-Savart law? What is the physical significance of Maxwell third equation? What do we understand by magnetic scalar potential? ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, ये एग्जैक्टली इसकी डिफिनीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो हमने सबके बारे में सारी मैक्सवेल इक्वेशन के स्टेटमेंट आपको लिखवाए थे, बताए थे। ठीक है, तो उससे आपको सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा।
8th है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये भी हमने बताया कि होता क्या है ये, ठीक है। इसमें केवल डेफिनेशन पार्ट लिखनी कि होता क्या है, ये डिराइव नहीं करना है। फिर 9th व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट नॉर्मल एंड टेंजेंशियल टू द बाउंड्री। इसमें केवल आपको एक्सप्रेशन लिखनी है बाउंड्री कंडीशन की और नॉर्मल टेंजेंशियल, सॉरी नॉर्मल कंडीशन और टेंजेंशियल की, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लिखनी है। 10th है राइट द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये भी हम आपको बता चुके हैं। फिर क्रॉसवर्ड पजल है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने क्लास में ही करा दिए हैं ज्यादातर, ठीक है बेटा। इस ट्यूट में कोई दिक्कत? तो कुछ नो सर। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सारे हो गए ना ट्यूट के सेकंड के? यस। ठीक है। अब मैं आपको जो है इसमें एक मिनट रुकिएगा कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा दे रहे हैं और भी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक मिनट रुकिएगा। ओके। हाँ तो देखिए बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसे करा दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग भी कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, नोट करिएगा। कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बता दे रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा।